मॉडर्न एआई सिस्टम्स में एक की और डिज़ाइन चॉइस यह तय करती है कि वे इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ते और प्रोसेस करते हैं, और वह चॉइस अब साफ लिमिट्स दिखाने लगी है। ज़्यादातर लोग आंसर्स के आधार पर चैटबॉट्स की तुलना करते हैं, लेकिन असली मुद्दा उनके नीचे का इंजन है। ओपन एआई, गूगल और दूसरों के सिस्टम्स के पीछे का आर्किटेक्चर ज़्यादातर एक जैसा ही है। उस आर्किटेक्चर को ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इसने 2017 से एआई में लगभग हर बड़े एडवांस को पावर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर आज फेल हो रहे हैं, बल्कि ये है कि उनकी ग्रोथ एक मेजरेबल तरीके से धीमी हो रही है। इंजीनियर्स अब देख रहे हैं कि कॉस्ट कैपेबिलिटी से तेजी से बढ़ रही है, जो एक स्ट्रक्चरल लिमिट का संकेत है, न कि टेम्परेरी स्लोडाउन का। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर काम करता है, जिन्हें टोकन कहते हैं, और फिर हर टोकन को सीक्वेंस के हर दूसरे टोकन से कंपेयर करता है। इस कंपैरिजन प्रोसेस को अटेंशन कहते हैं, और यह मॉडल को शब्दों के बीच के रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो सिस्टम एक प्रोनाउन को सही सब्जेक्ट से जोड़ सकता है, भले ही वे काफी दूर हों। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। यह प्रोसेस कई टोकन पर पैरेलल में चलता है, इसीलिए ये मॉडल शुरू में एफिशिएंटली स्केल करते हैं। एनवीडिया जैसी कंपनियों का हार्डवेयर इस पैरेलल वर्कलोड को हैंडल करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, जिससे फास्ट ट्रेनिंग और इन्फेरेंस हो पाती है। ट्रांसफॉर्मर की सक्सेस इस बात से आती है कि वे अर्ली ग्रोथ के दौरान कितनी अच्छी तरह से स्केल होते हैं। जब इंजीनियरों ने मॉडल का साइज और ट्रेनिंग डेटा बढ़ाया, तो परफॉर्मेंस में एक प्रिडिक्टेबल तरीके से सुधार हुआ। GPT-3 और GPT-4 जैसे सिस्टम ने इस पैटर्न को करीब से फॉलो किया और रीजनिंग और लैंग्वेज क्वालिटी में लगातार गेन्स दिखाए। कंप्यूट में हर इंक्रीज ने बेहतर रिजल्ट्स दिए, जिसने और भी बड़े ट्रेनिंग रन्स को एनकरेज किया। इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाए गए, और कई सालों तक रिजल्ट्स ने कॉस्ट को जस्टिफाई किया। पैटर्न स्टेबल और रिलायबल लग रहा था, इसलिए लगभग हर बड़ी एआई कंपनी ने यही अप्रोच अपनाई। प्लीज सब्सक्राइब। कोर लिमिटेशन तब दिखती है जब इनपुट बड़े होते जाते हैं और अटेंशन कैलकुलेट किया जाता है। हर टोकन को बाकी सभी टोकन से कंपेयर करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशंस की गिनती तेजी से बढ़ती है। अगर इनपुट लेंथ 10 गुना बढ़ जाती है तो कंपैरिजन की गिनती 100 गुना बढ़ जाती है। इसे क्वाड्रेटिक स्केलिंग कहते हैं, और यह बहुत जल्दी महंगा हो जाता है। सिस्टम को हर स्टेप के लिए एक बड़ी मैट्रिक्स को स्टोर और प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे मेमोरी और कंप्यूट दोनों खर्च होते हैं। यह बिहेवियर डिजाइन में ही बना है, और आर्किटेक्चर बदले बिना इसे टाला नहीं जा सकता। यह स्केलिंग वॉल तब दिखती है जब इंजीनियर्स कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं या परफॉर्मेंस को मौजूदा मॉडल्स से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग रन्स बहुत महंगे हो जाते हैं, और हर इंप्रूवमेंट के लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ पैसे का ही नहीं, बल्कि फिजिकल कॉस्ट भी शामिल है, जैसे कि बिजली की खपत और हार्डवेयर की लिमिट्स। एक पॉइंट पर और जीपीयूज ऐड करने से कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि सिस्टम समझने को बेहतर बनाने से ज़्यादा अटेंशन कैलकुलेशंस मैनेज करने में लग जाता है। इससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। इंजीनियर्स सोचने लगते हैं कि आर्किटेक्चर ही तो बॉटलनेक नहीं है। सिर्फ हार्डवेयर को बढ़ाने से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इनएफिशिएंसी एल्गोरिथम में ही बनी हुई है। अगर तेज चिप्स भी यूज की जाए तो भी जरूरी ऑपरेशंस की संख्या उसी रेट पर बढ़ती है। इसका मतलब है कि हार्डवेयर में सुधार लंबे इनपुट्स से होने वाले बढ़ते वर्कलोड से पार्शियली कैंसिल हो जाते हैं। डेटा सेंटर्स बड़े और महंगे होते जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में बढ़त धीमी हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भी कॉस्ट और स्केलिंग की लिमिट्स का सामना करना पड़ता है। इससे सिस्टम को स्केल करते रहने के बजाय उसे फिर से डिजाइन करने का प्रेशर बनता है।
लीडरशिप से मिला एक सिग्नल इस बात को कंफर्म करता है कि यह सिर्फ एक एकेडमिक चिंता नहीं है। सैम ऑल्टमैन ने पब्लिकली कहा है कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर शायद डोमिनेंट आर्किटेक्चर न रहे। जब इस टेक्नोलॉजी पर बनी कंपनी का लीडर ऐसी पॉसिबिलिटी उठाता है तो यह लिमिट्स की इंटरनल अवेयरनेस को दिखाता है। यह कोई अचानक हुई फेलियर नहीं है, बल्कि कंस्ट्रेंट्स की धीरे धीरे बढ़ती पहचान है जिन्हें इग्नोर करना अब मुश्किल होता जा रहा है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के इंजीनियर्स पहले से ही ऐसे अल्टरनेटिव्स टेस्ट कर रहे हैं जिनका मकसद परफॉर्मेंस बनाए रखते हुए कंप्यूट कॉस्ट कम करना है। ट्रांजिशन की प्लानिंग की जा रही है, न कि अचानक हुए ब्रेकडाउन से इसे फोर्स किया जा रहा है। स्टेट स्पेस मॉडल्स स्केलिंग प्रॉब्लम को हल करने के सबसे सीधे तरीकों में से एक है। हर टोकन को दूसरे टोकन से कंपेयर करने के बजाय ये मॉडल्स सीक्वेंसेस को एक लीनियर तरीके से प्रोसेस करते हैं, जहां हर स्टेप पिछले स्टेट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि कंप्यूट कॉस्ट इनपुट लेंथ के प्रोपोर्शन में बढ़ती है, न कि क्वाड्रेटिकली। माम्बा नाम का एक मॉडल इस अप्रोच को दिखाता है, जो कम रिसोर्स यूज करके बड़े ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स जैसी परफॉर्मेंस देता है। सिस्टम सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, बेजाय इसके कि सभी पेयरवाइज रिलेशनशिप्स को स्टोर करे। इससे मेमोरी यूसेज कम होती है और लंबे इनपुट्स को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सकता है। मेमोरी ऑगमेंटेड आर्किटेक्चर एक अलग सॉल्यूशन लेकर आते हैं, जिससे सिस्टम इंटरैक्शन के दौरान इंफॉर्मेशन को स्टोर और रीयूज कर पाता है। हर प्रॉम्प्ट के साथ शुरू से स्टार्ट करने के बजाय मॉडल इंटरनल स्टेट्स को मेंटेन रखता है, जिन्हें टाइम के साथ अपडेट किया जा सकता है। गूगल डीप माइंड के रिसर्च ग्रुप ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी को इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशन के दौरान इंटरनल पैरामीटर्स को मॉडिफाई करते हैं। इससे मॉडल पहले के इनपुट से यूजफुल इंफॉर्मेशन को बनाए रख पाता है और उसे बाद में अप्लाई कर पाता है AI। इसका ऑब्जर्वेबल रिजल्ट ये है कि रिस्पॉन्स ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और लंबी बातचीत को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। हालांकि यह अप्रोच नई चुनौतियां लेकर आती है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड अपडेट्स स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को कम कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स एक अलग रास्ता अपनाते हैं अननेसेसरी कैलकुलेशन को कम करके। हर इनपुट के लिए पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करने के बजाय सिस्टम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करता है जो टास्क के लिए रिलेवेंट होते हैं। हर कंपोनेंट को कुछ पैटर्न्स पर ट्रेन किया जाता है और हर टोकन के लिए केवल एक सबसेट का ही यूज होता है। इससे एक्टिव कैलकुलेशन की संख्या कम हो जाती है, जबकि परफॉर्मेंस भी अच्छी बनी रहती है। मिस्ट्रल AI जैसी कंपनियों ने एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए इस अप्रोच को डिप्लॉय किया है। वो राउटिंग सिस्टम जो ये सिलेक्ट करता है कि कौन से एक्सपर्ट्स को यूज करना है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है और राउटिंग में गलतियां एक्यूरेसी को कम कर सकती हैं अगर उन्हें ध्यान से मैनेज न किया जाए। हाइब्रिड आर्किटेक्चर एक प्रैक्टिकल तरीका बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि कोई एक तरीका सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इंजीनियर्स ट्रांसफार्मर लेयर्स को स्टेट स्पेस कंपोनेंट्स और मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ जोड़ रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बैलेंस किया जा सके। एक हाइब्रिड सिस्टम छोटे रेंज के रिश्तों के लिए अटेंशन का इस्तेमाल कर सकता है और लंबी सीक्वेंस के लिए लीनियर प्रोसेसिंग का। मेमोरी मॉड्यूल्स परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन को संभाल सकते हैं बिना मेन कंप्यूटेशन पाथ को ओवरलोड किए। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो इंटरनली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ओवरऑल ज़्यादा एफिशिएंट है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि ये सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिवली स्केल करने में हेल्प करता है। इस बदलाव का असर तब साफ दिखता है जब हम इसे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल्स अब बड़े डॉक्यूमेंट्स को, लंबी बातचीत को और बड़े डेटा सेट्स को ज़्यादा खर्च किए बिना हैंडल कर सकते हैं। इससे AI सिस्टम्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर पाते हैं जो पहले कंप्यूट लिमिट्स की वजह से पॉसिबल नहीं थे। कम कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स छोटे टीम्स और इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए एंट्री बैरियर को भी कम करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे पहले एक बड़े डेटा सेंटर की ज़रूरत होती थी, वह अब एक हाई एंड वर्कस्टेशन पर भी चल सकता है। इससे यह बदल जाता है कि कौन एडवांस्ड AI टूल्स बना सकता है और इस फील्ड में कंपटीशन भी बढ़ जाता है।
प्योर ट्रांसफॉर्मर्स से दूर यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सिस्टम्स करंट प्रोडक्ट्स में गहराई से इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि डायरेक्शन पहले से ही उन लिमिटेशंस से तय है जिनका सामना इंजीनियर्स स्केलिंग और कॉस्ट में कर रहे हैं। रिसर्च ऐसे आर्किटेक्चर्स की ओर बढ़ रही है जो ज़्यादा प्रिडिक्टिवली स्केल करते हैं और मेमोरी को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। अगले कुछ सालों में हाइब्रिड सिस्टम्स नए डिप्लॉयमेंट्स में स्टैंडर्ड बन जाएंगे। पुराने डिज़ाइंस यूज़ में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस खो देंगे, क्योंकि बेहतर अल्टरनेटिव्स खुद को साबित करेंगे। आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा है क्योंकि करंट अप्रोच अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।